Hello friends, you are watching YouTube channel Grammar Guru. Friends, today we are going to discuss very important and very common topic, that is pronoun. This is I think very important, and many questions based on this topic pronoun generally asked in various kind of competitive examinations as well as in board examinations. छात्रों, ये टॉपिक बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला इंग्लिश का टॉपिक है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इस पर आधारित तमाम सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी समझ हमको होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वी नो व्हाट इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज द वर्ड जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यस, अगर आप नाउन को अच्छे से जानते हैं, नाउन की आपको समझ है, तो प्रोनाउन जानना बहुत सरल कार्य है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की जगह पर ही करते हैं। अर्थात यूँ समझिए, प्रोनाउन नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यदि आपने नाउन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, नाउन के बारे में कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो नाउन के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जिनमें नाउन के काइंड्स, नाउन एंड केसेस, नाउन जेंडर पूरा डिटेल से मैंने कवर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होने वाला एक वर्ड है। अब हम जानते हैं कि नाउन के जो प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो जनरली वी नो द प्रोनाउंस, दे आर मैनी टाइप। वन ऑफ देम इज पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रोनाउन। अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जानना चाहते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन की समझ बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग कैसे करें, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। मैं अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए यदि आपको चाहिए, तो मैं उसको भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दे दूंगा। आइए देखते हैं और भी कुछ प्रोनाउंस को। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यस, दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोनाउन की चर्चा हम वैसे तो सभी प्रोनाउन के बारे में डिटेल से जानेंगे, पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन से प्रोनाउन होते हैं। अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट छठवां, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। आइए आगे जानते कुछ और प्रोनाउन के बारे में भी। This is emphatic pronoun. Students very frequently get confused what actually emphatic pronoun and what actually reflexive pronoun. तो reflexive pronoun और emphatic pronoun एक्चुअली कुछ और नहीं, एक ही है, केवल इनके यूज़ को अलग अलग तरीके से करते हैं, अदर का नाम भी अलग अलग है। इसके बाद देखते हैं indefinite pronoun। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हमने प्रोनाउन के बारे में जाना। प्रोनाउन जनरली 9 प्रकार के हैं, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, और बारी से इनके बारे में भी जान लेते हैं कि प्रोनाउन आखिर होते कैसे हैं और इनका कैसे हम प्रयोग करके और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं बारी से। सबसे पहले हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ से क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक टेबल को समझ लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की समझ अच्छे से हो जाएगी। दिस इज नॉमिनेट केस। नॉमिनेट केस मीन्स कर्ता। दिस इज ऑब्जेक्टिव केस and this is possessive case। possessive case को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, possessive adjective
एंड पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसी वाले भाग पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई नॉमिनेट केस होगा यानी कर्ता होगा। इसका अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मी होता है, और इसका पजेसिव माई और माइन दोनों होता है। लेकिन ये हमको पता है दिस माई इज ओनली पजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज माइन एंड दिस इज द पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, इन दोनों के यूज़ आगे हम करेंगे और जानेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। सो दूसरा फर्स्ट पर्सन है बी एक नॉमिनेट केस है, इसका मतलब होता है हम। इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो अस होगा, ठीक है। अगर इसके पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो दैट इज अवर एंड पजेसिव प्रोनाउन दिस इज अवर्स। In the same manner, this is the second person of the pronoun, personal pronoun. It means you, subjective है, nominate है, object की बात करें तो फिर अगेन you होगा। possessive adjective की बात करें तो your, और possessive अगर pronoun की बात करें तो that would be yours. Yes, so this table is very important. आइए इसी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ये है थर्ड पर्सन। यस, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे ही, ठीक है, नॉमिनेट केस है, ऑब्जेक्ट हिम होगा। इसी प्रकार से इसका पजेसिव जो एडजेक्टिव है हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हम देखते हैं हिज होता है। लेकिन सी थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, ठीक है। इसका पजेसिव भी हर होगा, देखिए, और इसका पजेसिव प्रोनाउन यानी पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स। इसी प्रकार से दे, ये भी थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। दे मीन्स वे, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे इट वुड बी देम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये भी थर्ड पर्सन है इट, ये नॉमिनेट केस में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में भी यही रहता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों इसके सेम होते हैं। इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, और इस पर बेस्ड अनेक सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए कैसे कैसे क्वेश्चन इन पर बनाए जा सकते हैं और इनके यूज़ में क्या क्या तरीके जो हैं जो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही पर्सनल प्रोनाउन आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। जैसे कि एक एग्जांपल से जानते हैं, लिखा है ना, बिटवीन यू एंड आई। एक सेंटेंस इस प्रकार का है, बिटवीन यहाँ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद यू एंड आई तो प्रोनाउन है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि यू कौन सा प्रोनाउन है ना, और आई कौन सा प्रोनाउन है। तो ये हम जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद यू जो हुए हैं तो दोनों का ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना चाहिए। अभी हमने टेबल देखी थी, यू सब्जेक्टिव नॉमिनेट में भी होता है, ऑब्जेक्टिव में भी होता है, तो ये वाला यू तो ऑब्जेक्ट में हो गया, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस वुड बी मी। तो आंसर करेक्ट इज मी। इस प्रकार की बहुत ही माइनर सी गलती थी और हमको अच्छे से इसको समझना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम जानते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, लाइक और अनलाइक, ये दो वर्ड्स हैं। ये क्या है, ये वर्ब भी हैं और प्रीपोजिशन भी है। अतः हमको अच्छे से समझना होनी चाहिए कि लाइक प्रीपोजिशन है तब कैसे प्रयोग करेंगे, लाइक वर्ब है तब हम कैसे प्रयोग करेंगे। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, लाइक वर्ब भी है, लाइक प्रीपोजिशन भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस इज दैट in both the condition, yes, in both the condition
ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड, यानी दोनों ही परिस्थिति में आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन कैसे यूज करते हैं ज़रा देखते हैं। आई लाइक हर, इस सेंटेंस में जो लाइक वर्ड है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लेकिन ये जो लाइक है, सी इज़ लाइक मी, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और वो लाइक वर्ब है। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ और भी देखते हैं। बी, बी का मतलब इज, आर, एम, बाज, बर और बी, ये सब क्या है? ये बी के फॉर्म है। फॉलोड बाई नॉमिनेट केस प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बी के बाद, बी मीन्स इज, आर, एम, बाज, बर के बाद या बील के बाद हमेशा नॉमिनेट केस का प्रोनाउन ही यूज करेंगे। जैसे लिखा इट इज आई, यस इट इज आई, इट इज मी, दिस इज रॉन्ग यूज, यस दिस इज रॉन्ग। सही क्या होना चाहिए? देखिए इट इज यू, तो यू हम देखेंगे ये नॉमिनेट केस है। ठीक है, तो इसको हमने पहचान लिया कि ये नॉमिनेट केस है। लेकिन यहाँ हम मी की चर्चा करें तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। करेक्ट यूज इज आई। ठीक, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से और भी जानते हैं। इसके बाद नॉमिनेट केस के कुछ और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे लिखा है इट इज यू, यस, तो दिस इज नॉमिनेट केस। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टू बी in infinitive and no subject for to be object if it would be in nominate case। जानते क्या है इसका मतलब? I wanted to be he, yes, कहने का मतलब है कि if के यदि to be infinitive and no object subject for to be object, इसका मतलब है of it would be इन द नॉमिनेट, तो हमेशा इसके बाद नॉमिनेट केस ही आएगा। ए टू बी के बाद कोई प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। किस केस में होगा? नॉमिनेट केस में, यस। जैसा कि ये एग्जांपल में दिया, आई वांटेड टू बी, यस, टू बी ही, आई वांटेड टू बी ही, न कि टू बी हिम। सो देखते कुछ और भी इस प्रकार से सेंटेंस में। जैसे एक एग्जांपल को हमने देखा, आई वांटेड टू बी ही, लेकिन आई नो मोहन, यस आई नो मोहन, आई वांटेड टू बी हिम। यहाँ हिम है और यह ही है, बट बोथ आर करेक्ट। व्हाट्स द रीजन? यदि टू बी के पहले कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में टू बी यहाँ यूज हुआ है, यहाँ का ऑब्जेक्ट मोहन है, इसके लिए हमने यूज किया, इसलिए यहाँ पर हम हिम लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम ही लगाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम अच्छे से समझ लेंगे। इस प्रकार के जहाँ कॉम्प्लिकेशन होती है तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर रेज किए जाते हैं, अच्छे से इसको समझ लेना है। When two objects are connected with conjunction and, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या पूछा जा रहा है? एंड कंजंक्शन से दो ऑब्जेक्ट जुड़े हो तो क्या होगा? मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस। क्या मतलब? तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ये दो ऑब्जेक्ट हों और दोनों ही कंजंक्शन एंड से जुड़े हों, तो फिर क्या करेंगे? आइए देखते हैं इसको। जैसे he forbade you and me,
यस, ही फॉरवर्ड यू एंड मी, यह हम देखेंगे फॉरवर्ड वर्ब, उसके बाद यू ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही फॉरवर्ड मोहन एंड मी, और चूँकि मोहन नाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है और मी ये ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है, तो दोनों ही सही हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड जस्ट बिफोर ए नाउन। यस, इट मीन्स, इसका मतलब है माइन। माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है और इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है किसका? इसका। माइन बैग इज नॉट गुड, दिस इज रॉन्ग यूज, और करेक्ट यूज वुड बी माई बैग इज नॉट गुड, दिस इज द करेक्ट, बिकॉज माई इज पजेसिव एडजेक्टिव और बैग से पहले इसका हमने यूज किया है। तो शॉर्ट में आप ऐसे समझिए, पजेसिव प्रोनाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है। यस, इसको हम, इसका मतलब हुआ कि माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन को मिला दिया तब बना माइन, ठीक है ना। ऐसे योर्स ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ये हुआ कि योर प्लस नाउन, ठीक है। ये लिखा हर्स, इसका मतलब है हर प्लस नाउन, ठीक है। देयर्स, द सेम थिंग हैपन्स विद देम, देयर्स इक्वल टू देयर प्लस नाउन। ऐसे अवर्स, अवर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, इसका जो अर्थ है वो ऐसे ही जैसे इट्स का मतलब इट प्लस नाउन। अर्थात पजेसिव प्रोनाउन को किसी भी वर्ब का डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब होता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आइए जानते हैं कुछ और। पजेसिव प्रोनाउन, इट्स पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, पजेसिव प्रोनाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस नो हाउ। दिस इज माइन पेन इज एक्सपेंसिव। यस, माइन पेन इज एक्सपेंसिव, ये क्या है? सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो I think you must tell me if this is a right or wrong. Let us know. She lost my pen and hers. ये हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव वर्ब, यानी my pen and hers, ये ऑब्जेक्टिव वर्ब। She lost a pen of hers, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। आइए जानते हैं दूसरे प्रोनाउन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया। पर्सनल प्रोनाउन पर बेस्ड क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनका प्रयोग केवल हम क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हाई, ये सारे वर्ड्स जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। कैसे इनका प्रयोग करते हैं जानते हैं बारी बारी से, ठीक है। जैसे कि आफ्टर दीज प्रोनाउंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। Really, if you want to ask some questions based on these pronouns, you need to apply one helping verb after these words. Interrogative pronoun के बाद हमको कोई ना कोई helping verb जरूर लगानी पड़ती है, तभी इसको प्रयोग इंटरोगेटिव
क्वेश्चन बनाने के लिए किया जा सकता है। आप जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स को, जैसे वेयर डू यू लिव, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। व्हाई डिड जॉन नॉट बाय अ बुक, ये भी इंटरोगेटिव है, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। इस प्रकार से इंटरोगेटिव के बारे में ज़्यादा नहीं है, इतना ही हमको समझ बनानी है। इसके बाद दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोनाउन है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो जानते हैं उसके बारे में ठीक ठाक क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये क्या करता है, यह किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन आर जनरली यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड क्लॉज। यस, ये रिलेशनशिप कहाँ बताता है, नाउन एंड क्लॉजेस, नाउन और क्लॉज के मध्य में ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग आपको विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बनाने में, विशेष करके सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में इसका प्रयोग करना पड़ता है। और इस पर आधारित क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे ही जाते हैं, अतः इसकी समझ ठीक से होना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, दैट, एज, हु, whom, which, ये सब क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके बारे में, इनके अर्थ हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए और कैसे इनका प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट इसके बारे में फैक्ट पहले से ही दे दिया गया है। नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, देखिए तुरंत बाद किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो यही रिलेटिव प्रोनाउन जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करने लगेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, हु एक नॉमिनेटिव केस है, अर्थात कर्ता के रूप में यूज होता है। हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। लेकिन हुज जो है उसका पजेसिव केस है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे विच सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेट, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव तीनों ही होता है और इसका प्रयोग हम निर्जीव नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। आइए जानते हैं कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। दैट रिलेटिव प्रोनाउन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी समझ अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग हम सजीव और सब्जेक्ट के लिए भी और निर्जीव दोनों के लिए ही करते हैं। तो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से हम दैट का प्रयोग करेंगे। नाउन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज यू मस्ट नो वेरी वेल। हम चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की। अतः रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एक नाउन यूज होगा उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीसीडेंट कहते हैं। अतः उसके बारे में हमको समझ होनी चाहिए, कैसे इसका प्रयोग करते हैं आइए जानते हैं। When relative pronoun is used after noun is called restrictive use। इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो प्रकार से होता है, रेस्ट्रिक्टिव यूज और दूसरा होता है डिफाइनिंग यूज, ठीक है ना। तो वह रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज आफ्टर नाउन इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जानते हैं इसको कैसे? आई मेट मोहन, ठीक है, आई मेट मोहन हु इज माई फ्रेंड, आई मेट मोहन हु इज माई फ्रेंड। ये रिलेटिव प्रोनाउन का रेस्ट्रिक्टिव यूज है। कौन सा यूज है? रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसका प्रयोग हमने मोहन के तुरंत बाद ही इसका यूज किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके दोनों के बीच में कोई कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। वह रिलेटिव प्रोनाउन डजंट रेस्ट्रिक्ट, डिफाइन नाउन, एंटीसीडेंट
or give extra information about the noun antecedent is continuative use of relative pronoun। ये हमको जानना है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम किसी नाउन के बाद ही यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस रिलेटिव प्रोनाउन को दो तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो होगा रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा होगा कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एक्चुअली इनमें भेद क्या है? जब रिलेटिव प्रोनाउन को किसी नाउन के बाद लगाते हैं तो वह रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन की विशेषता बताता है। यह जो विशेषता न बताने के बजाय कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता है तो उसको कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको उस नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के मध्य में एक कॉमा लगाना बहुत अनिवार्य होता है। आइए एक एग्जांपल से इसको हम जानते हैं। एक एग्जांपल का प्रयोग करके हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। I met Mohan who helped me। यस, ये कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है? आई मेट मोहन हु हेल्प मी, ये कंटिन्यूएटिव यूज है, या आई मेट मोहन हु इज़ माई क्लासमेट, ये जो है ये रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं मोहन से मिला, हु हेल्प मी, ये मोहन की विशेषता नहीं है बल्कि मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए को हम कंटिन्यूएटिव यूज कहेंगे। रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा एक मैंने टेबल बनाई है। उस टेबल को समझने के बाद ये जो टॉपिक है, ये टर्म है, बहुत ही ईजी और हो जाएगा और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। आइए देखते हैं। रेस्ट्रिक्टिव यूज करेंगे तो क्या क्या शर्तें हमको फॉलो करनी है। पहला काम, हमको कॉमा नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा इज नॉट यूज बिटवीन एंटीसीडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट अभी हमने चर्चा की थी कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि उस नाउन के और रिलेटिव प्रोनाउन के मध्य में कॉमा नहीं लगाना। लेकिन कंटिन्यूएटिव यूज में हमको कॉमा लगाना है। दिस इज द बेसिक फैक्ट। कंटिन्यूएटिव यूज अगर हम करेंगे, कंटिन्यूएटिव यूज कब करेंगे? जब उस नाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी, केवल उसी की विशेषता बताई जाएगी, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव यानी रेस्ट्रिक्टिव यूज करेंगे और कॉमा को भी लगाएंगे। दिस इज अ वेरी बेसिक फैक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन कंटिन्यूएटिव यूज में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप रेस्ट्रिक्टिव यूज करेंगे तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, यस, लेकिन कंटिन्यूएटिव यूज करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। सिंपली अगर आप इसको रेस्ट्रिक्टिव यूज करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज होगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, है ना, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। लेकिन यदि आपको कंटिन्यूएटिव यूज करेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह इसका यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड जनरली यूज्ड टू मेक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इन एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव यूज अगर हम करेंगे या रेस्ट्रिक्टिव यूज एंड कंटिन्यूएटिव यूज अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। और रेस्ट्रिक्टिव यूज करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्टिव यूज and continuative use of relative pronoun, it's a very important, especially those who are preparing for any of the competitive examinations and those who are preparing for UP, TGT and PGT for all the states. This term is very important. Let us know some more information about relative pronouns and what the uses of the pronouns. Let's know. अगला प्रोनाउन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह संकेतवाची सर्वनाम। ये मोस्टली दिस, दैट,
दिस दोस होते हैं। इनका प्रयोग इनका काम क्या है, ये किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, यानी संकेतवाची प्रोनाउन को कहते हैं। जानते हैं इनका प्रयोग से, जैसे लिखा है दिस इज ए गुड कार। यस, यहाँ दिस का प्रयोग हमने एक प्रोनाउन की तरह किया है। दोज आर इंटेलिजेंट गर्ल्स, दिस इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जान जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, अतः एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, किसी नाउन के पहले, और प्रोनाउन अपने आप नाउन की तरह काम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो आई थिंक दिस बेसिक फैक्ट यू वेरी वेल नोन। नेक्स्ट प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ईच बॉय, तो ईच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉयज कैन टेक दिस बैग, ईदर ऑफ द बॉयज। यस, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स। These pronouns are generally used before singular noun, so called distributive pronoun। and इनका प्रयोग जैसे each, either, है ना, neither, every, इनका प्रयोग हम सामान्यतः सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं कुछ दूसरे प्रकार के प्रोनाउनों को भी। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। ये बेसिक सी फैक्ट हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक्चुअली क्या होते हैं। जैसे लिखा हुआ ईच बॉय वॉन ए प्राइज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बट ईच बॉय वॉन ए प्राइज, ईच और बॉय इनके बीच में ऑफ लगा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर यहाँ ईच केवल बॉय के पहले लगा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर, यस, ईदर रोड लीड्स टू स्टेशन, यहाँ भी ईदर है और इधर भी ईदर है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये दोनों ही अलग अलग इस तरह से यूज हुए हैं, अतः दोनों ही अलग अलग क्या है, दोनों का यूज अलग है, अतः दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अलग अलग तरीके से जानते हैं। आइए कुछ और फैक्ट्स इनके बारे में। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दिस स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, इनके बाद प्लस द प्लस प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब सिंगुलर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाइक ईच ऑफ बॉयज, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ को बॉयज लिखना होगा। यस, ईच ऑफ बॉयज, ठीक है। हैज बॉर्न, यहाँ वर्ब जो आप देखेंगे हैज सिंगुलर है, बॉर्न द प्राइज, तो गलती यह क्या है, हाँ ये जो ऑलरेडी रॉन्ग सेंटेंस था, ठीक है, तो करेक्ट क्या करेंगे, ईच ऑफ बॉयज, यस, ईच ऑफ बॉयज हैज बॉर्न द प्राइज, दिस इज द करेक्ट वन। यस, तो आप देख रहे हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन और एनी वन, ये कुछ भी अगर होगा प्लस सिंगुलर नाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन या एनी वन, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। अब ये तो ऑब्वियस है, सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एक एग्जांपल से आप देखिए, नाइदर बॉय हैज़ बॉर्न अ प्राइज,
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ है सिंगुलर वर्ब है, लेकिन सिंगुलर नाइदर के बाद नाउन भी है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला लिखा है नन शुड हेट दियर नेबर्स। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो राइट कमेंट व्हाट इज रॉन्ग देयर, है ना, इसमें क्या गलती है आपको पता लगाना है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स नो सम मोर क्वेश्चंस। Either, neither is one out of the two is used. Either, neither is one of out of two is used. For example, either of the two boys. Yes, either of the two boys won the prize. In short, I can say either, neither का प्रयोग हमेशा दो के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और फैक्ट प्रोनाउन से रिलेटेड आइए जानते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर का बाद टू आता है। हैज वॉन द प्राइज, दिस इज द करेक्ट यूज। यस, ईच इज यूज फॉर टू। यस, ईच इज यूज फॉर टू। ईच भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच का प्रयोग केवल दो के लिए करते हैं। जब राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ईच ऑफ देम इज केयरिंग। यस, तो यहाँ हम दो के लिए इसका यूज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने प्रकार की संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने प्रकार के नियम होने चाहिए, मैंने बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव गिवन यू। इफ यू फाइंड समथिंग मोर, समथिंग न्यू, you may comment and let me know. So next pronoun we are talking about, this is reflexive pronoun. This is also very important. Actually this is not so important, but use of this is very important, and you must know how to make this reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के क्या क्या प्रयोग हैं, दैट इज वाई दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. लेट अस टॉक. Reflexive pronoun are made by adding self. The important fact, the adding self in objective case of the third person. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हम सेल्फ जोड़ के देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, एंड इन पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. व्हाट डज इट मीन? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बनाना है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाना होता है, और उधर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगा करके बनाया जा सकता है. इट्स वेरी इजी टू मेक. लेट अस नो हाउ. हियर इज सम एग्जांपल्स. यू मस्ट नो दिस इज माई. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव. टू मेक रिफ्लेक्सिव एड दिस सेल्फ, इट बिकम्स माई सेल्फ. आवर क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हमको इसमें सेल्फ की जगह सेल्फ जोड़ना पड़ेगा, है ना. तो आवर सेल्फ. योर का बनेगा योर सेल्फ, और योर सेल्फ दोनों प्रकार से इसको बना सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में यूज कर सकते हैं. इन शॉर्ट आई कैन से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो, उसके पजेसिव प्रोनाउन में क्या करना पड़ेगा, सेल्फ जोड़ना पड़ेगा. प्लूरल है तो सेल्फ और सिंगुलर है तो सेल्फ. लेकिन थर्ड पर्सन में हमको ऑब्जेक्टिव में, जैसे ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है, उसको सेल्फ लगा दी तो बना हिम सेल्फ. हर सी का होता है और सेल्फ लगाने हर सेल्फ बनता है. इस प्रकार से देम सेल्फ चूँकि प्लूरल है, इट का इट सेल्फ. इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं, और इनके यूज को भी जानते हैं कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार से एक वो और है वन का हम बनाएंगे तो वन सेल्फ बनेगा, है ना. इस प्रकार से इनका हम कैसे यूज करेंगे इसको भी चलो आगे जानते हैं. फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है. मैंने सोचा पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे कंटिन्यूसली तभी प्रोनाउन से संबंधित समझ आपकी बन पाएगी. हियर यू सी दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन. यस, in the beginning I told you reflexive pronoun and emphatic
pronoun are nothing but the same, but their uses are different. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के केवल प्रयोग अलग अलग है, देखने में दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन आर द सेम, ओनली यूजेस आर डिफरेंट। राइट, उनके प्रयोग अलग अलग हैं, दिखने में वे दोनों एक ही होते हैं। देखते कैसे, इस टेबल के माध्यम से हम अच्छे से जान पाएंगे कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या भेद है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर हम रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करेंगे तो उनका हिंदी अर्थ होगा अपने आप को, लेकिन इम्फेटिक में अगर करेंगे तो उसका अर्थ होगा स्वयं या खुद ही। कैसे यूज करते हैं? वन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम, इट इज यूज एज द ऑब्जेक्टिव, इट इज यूज एज द ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट भी एक हो और ऑब्जेक्ट भी एक हो, तो हम रिफ्लेक्स को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इट इज यूज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यह ध्यान देना है कि इसका प्रयोग, इम्फेटिक का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन में कर सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव का प्रयोग क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हुए तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट डिफरेंस। लेट अस नो बाय सम एग्जांपल। लिखा है राम ruined himself, तो हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम यहाँ देखें राम ruined by himself, तो ये इम्फेटिक यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसको हम इम्फेटिक कह सकते हैं। बाई इसमें क्या है, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव यूज की जगह वो इम्फेटिक यूज ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इनका प्रयोग सब्जेक्ट टू वर्ब में नहीं कर सकते। जैसे कि सी वेस्टेड प्रॉपर्टी हरसेल्फ, यस सी वेस्टेड प्रॉपर्टी हरसेल्फ। इधर हम देखते हैं इम्फेटिक नाउन प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इनको सब्जेक्ट टू वर्ब बना सकते हैं। जैसे सी हरसेल्फ वेस्टेड प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट आई कैन से इम्फेटिक प्रोनाउन को उस प्रोनाउन के ठीक बगल में यूज करते हैं तुरंत बाद, तो इम्फेटिक यूज हो जाता है। अगर उसको हम उस प्रोनाउन के ठीक बगल में, उस नाउन प्रोनाउन के ठीक बगल में यूज नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इन शॉर्ट दिस इज द ट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या भेद है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। लेट अस नो सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस pronouns. Note some important information is over here. Some verbs always followed by reflexive pronoun. Yes, this is very important information. कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। ये लाइन इस पूरे प्रोनाउन वाले टॉपिक की पूरा क्या है, हार्ट एंड सोल है। तो आई थिंक यू मस्ट फोकस योर होल माइंड ओवर दिस पॉइंट। ये कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब के बाद केवल और केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना है। जैसे इंजॉय, प्राइड, इंजॉय एंड प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, और द मोस्ट important this is avail, address, plume, hurt, cheat, prostrate, resign, apply, assert, yes, acquite. So along with these words in Hindi meaning have also have written there, so please learn them by heart. These are very important. ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। बारी बारी से मैं हिंदी बताई। इंजॉय मीन्स आनंद उठाना, प्राइड गर्व करना, एब्सेंट प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूम पंख की समान एक संरचना, हर्ट चीट, प्रोस्ट्रेट
ऑन द मूव लिखना, रिजाइन, अप्लाई, एक्वायर्ड, एसेट, एसेट भी दावा करना। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ब हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोनाउन से रिलेटेड जानते हैं। They enjoyed themselves in the party। तो यहाँ हम देख रहे हैं enjoy जो वर्ब है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves का यूज किया है। इसी प्रकार से you must avail yourself, avail वर्ब के बाद yourself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव और इम्पेरेटिव प्रोनाउन का क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से किया है। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरियस क्वेश्चंस आर रेज्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबॉडी, यस डायरेक्टली आई विल टेल यू एनीबॉडी, समबडी, समथिंग, यस नोबडी, नो वन, एवरीवन, everything, these all are the indefinite pronouns, right? Everybody, everything, all, both, any, few, many, little and others, so on and so forth. So these are some indefinite pronouns. Many questions are raised from this topic. Let us know how. Nobody, none, no one, everyone, everybody, इन सब के लिए प्रोनाउन हमें यूज़ करना होगा। इट वुड बी हिम, ही, हिज या हिमसेल्फ। इन प्रोनाउन का इनके लिए प्रयोग करेंगे तो वो जनरली इनका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के रूप में किया जाता है, फेमिनिन में नहीं करते। तो फिर हम आगे जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। इसी प्रकार से एनीबॉडी है, एनीबॉडी, समवन, समबडी, इनके लिए भी इनको भी मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करते हैं और इनके लिए भी ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, जिसकी भी जरूरत होगी यूज करेंगे। इसके बाद एवरीथिंग, यस एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये न्यूट्रल जेंडर हैं, अतः इनके लिए हम इट, इट्स या इटसेल्फ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन दिस प्रोनाउन आई विल डिस्कस फॉर सम क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन टेक्स। दिस इज आई थिंक वेरी न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। तो क्वेश्चन टैग्स में क्या करेंगे, फॉर सिंगुलर, यानी इनको हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। अब कैसे, आगे एग्जांपल से जानते हैं। मैस्कुलिन एंड इट, सिंगुलर, न्यूट्रल जेंडर, व्हाट डज इट मीन, लेट अस नो बाय सम एग्जांपल। जब क्वेश्चन टैग हमको बनाने हो तब एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो हमको प्लूरल दे का प्रयोग करना होगा। लेकिन नथिंग, एनीथिंग, समथिंग इनका प्रयोग करेंगे तब हमको न्यूट्रल जेंडर इट का प्रयोग करना होगा। जैसे नथिंग इज परमानेंट, इज इट, एवरीबॉडी कैन बी इंटेलिजेंट, कैन नॉट बी दे, यस। इस प्रकार के सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन टैग पे मैं डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आइए चर्चा करते हैं कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन बेस्ड कुछ एडवर्ब्स पर। ये एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इनका प्रयोग करते हैं इनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक इसमें दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख रहे हैं। इस पर मैंने बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, फॉर ऑल, सभी के वास्ते, वंस फॉर ऑल, है ना, और फॉर एवर, ऑल इन ऑल ओवर, all along, all alone, so many,
इस प्रकार की जो है एडवर्ब हमने बनाई है, आप उनको बारी बारी से देखें, इनके हिंदी मीनिंग समझें और इनको एक अपने अपने एक सेंटेंस में यूज जरूर करें ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ हो जाए। आइए देखते हैं कुछ और एडवर्ब्स। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज़ करके हमने कुछ और एडवर्ब बनाई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे समबडी है समवन, समथिंग, समहाउ, सम प्लेस है, समटाइम्स। तो इस प्रकार से इन एडवर्ब के बारे में भी आपको एक सेंटेंस बना करके अच्छे से समझ बनानी है। कुछ और एडवर्ब के बारे में भी जानते हैं। जैसे लिखा है समटाइम्स, एक समटाइम होता है, एक समटाइम्स होता है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। समव्हाट है, समवेयर है। दूसरा हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है एनी वे, एनी ओनली। यस, इस पर बेस्ड कुछ हमने फ्रेजेस बनाए हैं, जैसे एनीबॉडी है, एनीथिंग है, एनीवन है, एनीवन। इस पर बेस्ड हमने फ्रेजेस बनाए हैं। तो इन फ्रेजेस को जान करके आप उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं कुछ और फ्रेजेस। एनीवे है ना, एनीवेयर, एनी रेट, ठीक है, इन एनी केस। हिंदी में इनके साथ साथ लिखी है, एक एक सेंटेंस बना के आप इनको और अच्छे से समझ विकसित कर लेंगे। सम मोर फ्रेजेस आई हैव गोइंग टू डिस्कस। मच इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करके हमने विभिन्न प्रकार की फ्रेजेस बनाए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे दिस, दैट मच, ठीक, मेक, मच ऑफ, एज मच एज, हाउ मच। इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेजेस हम बना सकते हैं, इनको अपने वाक्यों में यूज करके इनकी समझ विकसित कर सकते हैं। कुछ और वर्ड हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज लिटिल। यस, दिस इज लिटिल, लिटिल वेस्ट। सम फ्रेजेस आर लिटिल, रादर, ना, a little while, a little no. So I think this is very important topic you have come to know. So और कुछ phrases, कुछ और information pronoun से related है, आइए उनको भी जान लेते हैं। This is the last term that is called reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, this is important, like each other, one another. इस प्रकार के प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इनका यूज कब करते हैं? ईच अदर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू, ठीक है। राम एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड्स, दे हेल्प ईच अदर। यस, दे हेल्प ईच अदर। सो दिस इज रेसिप्रोकल यूज ऑफ प्रोनाउन। वन अनदर का यूज कब करते हैं? वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा हुए। Students in my class are very good, they help one another. For two, each other. For more than two, one another. So friends, I think you have studied pronouns very well, but one assignment for you. कुछ होमवर्क आपके लिए है, आपको बताना है he, she, they, मोहन, गीता एंड स्टूडेंट्स। क्या करना है? इनका आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है और क्या करना है? अपने अपने एक सेंटेंस में इनका यूज़ करना है। यस, क्या करना है? अपना एक सेंटेंस बनाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लिए हैं और क्या क्या यूज़ किया है। क्या आप कर सकते हैं? यदि आप कर लेते हैं तो यस लिखेंगे, यदि नहीं कर पाते तो आप मुझे वो वर्ड और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो नहीं आप कर पा रहे वो ज़रूर लिखेंगे। स्टूडेंट, आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव. If you think this is useful for you, please share and subscribe the channel and let me know your views. So keep comment. Stay motivated. Thank you for watching.